आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। रोल 31वें अधिवेशन के लिए यहाँ पर हमारे साथ मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इनके मुद्दे हैं जिसको लेकर करके दिल्ली के अंदर अधिवेशन में जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, कर्मचारियों के हित की बात वहां पर होनी है। 3 दिन का अधिवेशन है। 3 दिन के अधिवेशन के बाद एक मसौदा बनेगा जिसको ये लोग जाकर के रेल मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर करके उस पर डिस्कशन करेंगे और अपनी मांग रखेंगे, पुरजोर तरीके से मांग रखेंगे। आपको बताते चले इस तरह का अधिवेशन 3 साल पर एक बार होता है और वो इस बार हो रहा है। 31वां अधिवेशन है जिसके अंदर पूरे भारतीय रेल के सारे जोन से, जो भी 18-19 जोन है, उस सारे जोन से कर्मचारी एकत्रित हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर बताया जा रहा है कि एक जन सैलाब वहां पर होगा, महाकुंभ की एक स्थिति नजर आएगी। उसको देखते हुए कहीं न कहीं पूर्वोत्तर रेलवे एनईआर ने भी कमर कस ली है। क्या कुछ मुद्दे लेकर के आप लोग जा रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी ओल्ड पेंशन्स के बारे में है। न्यू पेंशन और ये सब को हम लोग कुछ नहीं मानते। पुरानी पेंशन वो एक कर्मचारी के भविष्य के लिए और वो अच्छी चीज़ है। जब वो इतने साल सर्विस करता है, रिटायर होता है, तो पेंशन की वजह से वो और उसका परिवार चलता है। इसलिए पूरी जोर शोर के साथ हम लोग का पुरानी पेंशन पे ज़्यादा जोर है। और कई दफ़ा प्रश्न ये आता है कि हम पुरानी पेंशन मांग रहे हैं लेकिन आपकी सुन कौन रहा है। तो उसके लिए छोटी सी कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर हम पेड़ लगाते हैं तो जाहिर सी बात है उसका पहले बीज लगाते हैं, फिर वेट करते हैं। ऐसा नहीं कि आज बीज लगाया और कल से हमको फल मिलने लगा। तो ठीक उसी तरह आज नई सरकार सुन रही है, आगे सुनेगी और सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि पेंशन एक अधिकार है हमारे कर्मचारियों का और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए। जब वो रिटायर्ड होता है तो उसी पर उसका जीवन यापन होता है। और साथ ही साथ जो दूसरी मांगे, जैसे निजीकरण के बारे में आप सभी जानते हैं कि जब सरकार को आवश्यकता होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। चाहे कोई किसी किस्म की प्राकृतिक आपदा हो, चाहे किसी भी कोई कठिनाई में हो, तो उसको सिर्फ सरकारी कर्मचारी दिखाई देते हैं और वैसे उनका जोर निजीकरण पे है। तो ये निजीकरण एकदम गलत है, उसके हम लोग बेजोर पूरी ताकत से उसका विरोध कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपने बीच में सुना होगा 8वें वेतन आयोग का गठन के बारे में, और वो सिर्फ एक लगता है जैसे जुमलेबाजी या एक लॉलीपॉप है, क्योंकि उसको तो कह दिया गया और सोशल मीडिया पे कि रेल कर्मचारी का इतना पैसा उतना पैसा बढ़ेगा, लेकिन कहीं कोई उस टीम के किसी भी ऐसे लोगों का नाम अभी तक सामने नहीं आया जो उसके बैठ कर डिस्कस कर रहे हो या कब से रेल कर्मचारी को ये सुविधा मिलेगी, कब से मिलेगी। ये सिर्फ एक हम लोग को लगता है जुमलेबाजी ही टाइप का है कुछ। आखिर क्या वजह है 2005 से पुरानी पेंशन बंद हुई और इतनी लंबी लड़ाई के बाद अभी तक उस पर सफलता नहीं मिलती हुई नजर आ रही है? जब बात हुई है, जब इलेक्शन आने वाला है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तब ये जोर पकड़ता है मामला और उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। आखिर ऐसी वजह क्या है? देखिए, पुरानी पेंशन का जो मैटर है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का बिल्कुल इस पे 1% भी नहीं है देने का। रीजन, वो कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, उसका जो है बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा अगर कोई है तो वो पेंशन है। क्योंकि जो आप मान लिया आज नौकरी में हैं, आपकी जो तनख्वाह है लाखों रुपया लोग पाते हैं और रिटायर हो जाने के बाद वो आ जाते हैं बिल्कुल नीचे, 25,000 30,000 पे ही रह जाते सिमट के। अब उसमें परिवार का पालन पोषण करना, भाई बहुत सी फैमिली ऐसी भी है कि जिनके बच्चे अभी सरवाइव कर रहे होते हैं, अभी पूरी तरह से वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, पढ़ाई चल रही है, किसी का शादी ब्याह नहीं हुआ है, तमाम चीजें परिवार में लगी रहती हैं और एक उम्र होने के बाद बीमारियों से भी ग्रसित आदमी रहता। तो इन सब चीजों को देखते हुए पेंशन का मैं बार बार निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री महोदय जी से कि प्लीज सारे कर्मचारियों के लिए पेंशन उसका अधिकार है, अब पेंशन उसको देना चाहिए। क्योंकि ये उनको इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि एक विधायक, एक सांसद, एक क्या कहते हैं आपका ग्राम पंचायत का नेता,
यानी छोटे से लेके बड़े पद तक पहुंचता है और जिस जिस जगह से निकलता है वहाँ वहाँ पेंशन उसका बनता चला जाता है। तो नेताओं के लिए एक पेंशन नहीं, 4-4 पेंशन, 3-3 पेंशन मिल रही है। उसके लिए तो आपके पास फंड है, सब कुछ है। कर्मचारी जो खून पसीना बहा करके, सींच करके और अपने परिवार को उतना वो समय, अमूल्य समय जो होता है वो अपने परिवार को ना दे करके सरकारी कर्मचारी एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए, अपने दायित्व को निभाने के लिए समय का अपना पूरा योगदान देता है। तो बताइए कि योगदान देने के बावजूद पेंशन नहीं दिया जाता, ये क्यों? ये इस पे गौर करने की बात है। और जब तक ये नहीं उस पे विचार करेंगे, जब तक ये नहीं देंगे, तब तक हम सबकी आवाज रहेगी और इस पे बुलंद किए रहेंगे। सारे यूनियन के लोगों से निवेदन है और सभी डिपार्टमेंट के यूनियनों के लिए हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं और लोग मिल करके इस काम को आगे बढ़ा भी रहे हैं। अधिवेशन में जा रहे हैं जी, एनईआर के लिए क्या खास डिमांड होगी? एनईआर की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एनईआर हम सिर्फ एनईआर की बात कर रहे हैं। एनईआर के लिए क्या खास डिमांड कर रहे हैं अपने कर्मचारियों के लिए? हम अपने कर्मचारियों के लिए पहले डिमांड कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारी जो 12 घंटे ड्यूटी करते हैं उसको घटाया जाए, क्योंकि उससे स्टाफ भी हमारे कम है और रेल में इतने जगह खाली है उसको भर्ती नहीं कर रहे हैं और दिन पर दिन स्टाफ का रिटायरमेंट हो रहा है। तो जो हमारे स्टाफ हैं उनके ऊपर इतना बड़ा लोड पड़ जा रहा है, 12-12 घंटा कर कर वो थक जा रहे हैं, ये कर रहे हैं और इस पर कोई सरकार नहीं सुनवाई कर रही है। इस पे हमको यह है कि 12 घंटा से हटाकर 8 घंटा उनको कंटिन्यू किया जाए। जो रेल के लाइन पे टेकमैन है बेचारे, वो 8-8 घंटा का बदला 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, ना उसका कोई बेनिफिट मिल पाता है ना कुछ मिलता है और सिर्फ उसका खाली काम करवाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग भी इसको डिमांड करेंगे दिल्ली जाकर, और जो भी कर्मचारी हमारे हैं जो पोस्ट खाली है उसको भी भर्ती किया जाए। करीब 8 लाख रेल कर्मचारी की भर्ती बंद है आज से करीब 15 साल से। ये खाली जगह है तो खाली जगहों को भरा जाए। इसलिए भी भाजपा सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, जो भी है, इसको जल्द से जल्द भरने के लिए आवेदन हम लोग उसके ऊपर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और दिल्ली को हमारे डॉक्टर भैया जी हैं उनको भी हम लोग कहेंगे कि इसके ऊपर सख्ती से सख्त इसके ऊपर आवाज़ उठाया जाए। आगे हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्या उनकी राय है वो भी आपको बताते चले। ये वो स्पेशल ट्रेन है कि जो कि अधिवेशन के लिए दिल्ली के लिए जा रही है। ये स्पेशली ये ट्रेन यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको लेकर के जा रही है। आपको बताते चले कि कल रात में 3 बोगी बनारस से भी आई थी जो उसको इसके अंदर जोड़ दिया गया है और इनको लेकर करके ये दिल्ली को कूच कर रहे हैं। यहाँ पर जो अधिवेशन हो रहा है, 3 दिवसीय अधिवेशन जो हो रहा है दिल्ली के अंदर, जो महासंगम और महाकुंभ का नाम दिया जा रहा है, वो इसी ट्रेन से लोग जा रहे हैं। ये ट्रेन का रूट ऑलरेडी डिसाइडेड है। हम फिर एक बार बताते चले कि ये यहाँ से चल करके बस्ती, गोंडा, लखनऊ, कानपुर, बरेली होते हुए ये दिल्ली को पहुंचेगी और वहाँ समागम में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अधिवेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इनकी 17 सूत्रीय मांग है जिसको लेकर करके एनईआर के कर्मचारी वहाँ जा रहे हैं। कितनी तैयारी करनी पड़ी इस तरह के आयोजन के लिए? सर, रेल तो हम लोग को आदत हो गया। हम लोग हर 3 साल पे पूरी ट्रेन लेके जाते हैं। पूरे भारतीय रेल का इतिहास है कि पूरी एसी कोच एनईआर से लेके जाते हैं और विनोद राय के नेतृत्व में लेके जाते हैं और इस बार भी लेके जा रहे हैं। हम मेहनत करना पड़ा और बहुत हम लोग 1 महीने 2 महीने से इसके लिए कार्यक्रम के लिए लगे हुए हैं। और आप देखे हैं कल रात से हम लोग लगे हुए हैं, सोए नहीं है, कई रातों से हम लोग सोए नहीं है। लेकिन कर्मचारियों के लिए जीते हैं तो कर्मचारियों के लिए मरना भी पड़ेगा और कर्मचारियों का कार्य अगर कराना है तो रात को तो जगना पड़ेगा। ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है, पुरानी पेंशन। इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर ध्यान आकर्षित करवाएंगे आपने? देखिए, अभी तो ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा है, उसका मतलब उसकी तुलना में कोई मुद्दा हम लोग नहीं रख रहे हैं। लेकिन बहुत से मुद्दे हैं। अभी एक सबसे नई मुद्दा आई है, अभी रिजर्वेशन के लिए सारे कर्मचारी परेशान है। सारे लोग को लगभग 3rd AC की पास मिलती है और जितनी नई गाड़ियां चल रही है, वंदे भारत हो, उसमें चेयर कार है, आपको हम सफर है और भारत करके कई गाड़ियां चल रही है, इसमें 3rd AC सिर्फ लग रही है। लेकिन 3rd AC में रिजर्वेशन 3rd AC वाले को नहीं मिलता है, 2nd AC वाले को मिलते हैं। और लगभग हमको मान के चलिए 70% आदमी को 3rd AC का पास ही मिलता है।
तो कहाँ जाएगा, कहाँ रिजर्वेशन मिलेगा? ये भी एक मुद्दा होने वाला बहुत है। बड़ा मुद्दा है। मैं इसको वहाँ के NFIR के स्टेज से मैं उठाऊंगा और मैं इसको पुरजोर तरीके से मैं लागू कराऊंगा कि अगर थर्ड AC आप पास दे रहे हैं तो थर्ड AC का रिजर्वेशन दीजिए, और नहीं तो सबको सेकेंड AC दीजिए। रेलवे हॉस्पिटल का सबसे बुरा स्थिति है, रेलवे हॉस्पिटल को प्राइवेट करने के लिए जाया जाता है। ये तो आपका लोकल मुद्दा हुआ ना, ये तो NER से जुड़ा हुआ मुद्दा है ना। हम सेंट्रल की बात है, सेंट्रल की बात कर रहे हैं। ये भी मुद्दा सेंट्रल का है। यहाँ राज्य को दिया गया, बिना सेंटर के ऑर्डर के राज्य को नहीं दिया जा सकता है। ये सारी रेल की कोई भी मुद्दा लोकल नहीं होता है। लोकल लेवल का मुद्दा सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, बाकी कोई भी नियम कानून लागू करना केंद्र का काम है। निजीकरण बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर भी बात होनी चाहिए और पुरजोर तरीके से होनी चाहिए। हम 2-3 दिन से इसको आपके अधिवेशन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमेशा ये मुद्दा आया है कि निजीकरण। क्या कुछ कहेंगे आप? जी, निजीकरण तो है ही है। अभी तक हम लोग OPS की लड़ाई लड़ रहे थे, वो जारी रहेगा। सेकंड में निजीकरण है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत बड़ी बात, क्योंकि स्वास्थ्य, एक आम इंसान को स्वास्थ्य, शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट, ये 3 चीज बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के मामले में रेलवे हॉस्पिटल हमारा है, इसके इलाज रेल कर्मचारियों का होता था, अब वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। होता था मतलब रेल कर्मचारी हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाते थे, रेल के लिए था, ललित नारायण मिश्र मेडिकल कॉलेज, रेलवे के वो लिए तो रेलवे का ही था। अब उसको स्टेट गवर्नमेंट में दे दिया गया है। ये नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड से आ गया है, जिसका पुरजोर विरोध हम लोग कर रहे हैं और दिल्ली में भी करेंगे। दूसरा क्या है इसका मतलब कि अब रेल के एम्प्लॉइज का वहाँ भी पर लोग नहीं भी होगा? आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी आएंगे, स्टेट के भी आएंगे और रेलवे के भी। हाँ, भीड़ हो जाएगी ज्यादा। मेरा ये कहना है ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग उसको विरोध करते हैं। दूसरा, शिक्षा, रेलवे में जो स्कूलें थी बहुत पहले से खत्म हो चुकी हैं, शिक्षा का बहुत अभाव है। रेल एम्प्लॉइयों के लिए बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है, आय कम है और खर्चे ज्यादा हैं। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक सवाल है, इंटर कॉलेज तो बंद हुए, जमाना हो गया, बहुत दिन हो गए, बरसों हो गया। रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे उसमें पढ़ते थे, कम पैसे लगते थे, बोर्ड ने उसको बंद कर दिया है। इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम हो गया है, रेलवे में भर्ती हो ही नहीं रहा है। अभी बात आ रही थी, एक आंकड़ा पेश हो रहा था कि 8 लाख वैकेंसीज हैं, तो ये 8 लाख वैकेंसी NER की है या पूरे भारतीय रेल की है? ये पूरे भारतीय रेलवे की है, और जहाँ करोड़ों की आबादी है तहाँ 8 लाख 8,000 क्या है। बहुत धीमे धीमे भर्तियां हो रही हैं, लेकिन बहुत तेजी से लोग रिटायर हो रहे हैं। जहाँ एक साल में पूरे अपने रेलवे में 1,000 लोग रिटायर हो रहे हैं, तो 4 भर्तियां हो रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तीनों बहुत बड़े अहम मुद्दे हैं आम नागरिकों के। लेकिन हर साल देखा जाता है ग्रुप C ग्रुप D के एग्जामिनेशन तो होते हैं, क्या उसके अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगर 18-19 में हुआ है, वैकेंसी निकला है, तो 23 में हो रहा है, 24 में हो रहा है। हम लोग और राय साहब मिश्रा जी लड़ते लड़ते परेशान हो जा रहा है। अभी CRB अभी देखे होंगे, एक चेयरमैन को जो है गए हैं कुछ लोग अंदर, पैसे लेकर के लोग कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भर्तियां एकदम नहीं हो रही हैं, नाम मात्र हो रही हैं। और आउटसोर्सिंग, हम इसका विरोध, हम लोगों का विरोध, वो भी मेरे भाई हैं। आउटसोर्सिंग में जो लोग आ रहे हैं वो भी मेरे भाई हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको पैसे मिलने चाहिए। पैसे उनको पूरे नहीं मिलते हैं, ठेकेदार उनका पेमेंट नहीं करता है। जो महिलाएं झाड़ू लगा रही हैं उनको 6,000 रुपया 7,000 रुपया दिया जा रहा है, जबकि उनको 21,000 रुपया देना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार को, अधिकारियों के ऊपर नकेल कसनी चाहिए। तो यहाँ पर इनका जो मुख्य मुद्दा है, इसमें शिक्षा की बात आ रही है कि एजुकेशन, खासतौर से अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में रेलवे के स्कूल थे, उसको बंद कर दिया गया, इंटरमीडिएट को बंद कर दिया गया, जिसके लिए ये लोग संघर्ष किए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरा, एक नया ज्वलंत मुद्दा है कि जो चिकित्सा का है, जो गोरखपुर के अंदर ललित नारायण मिश्र रेलवे हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, बड़ा मशहूर और मारूफ था, बड़े अच्छे डॉक्टर्स इसके अंदर हुआ करते थे, डेडिकेटेड था रेल एम्प्लॉइज के लिए। रेलवे का कोई भी एम्प्लॉय हो, वो वहां पे जाता था, अपना इलाज कराता था, अगर नहीं होता था तो उसको रेफर करते थे दूसरी जगह पर। लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट को शेयर कर दिया गया है, तो अब रेलवे के साथ साथ स्टेट एम्प्लॉइज के भी उसमें मरीज आएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ रेल के लोगों को ये अंदेशा है कि भीड़ बढ़ जाएगी और उस लेवल की इलाज नहीं हो पाएगा, चिकित्सा नहीं मिल पाएगी। तो इसका भी इनको डर है, ये भी मुद्दा उठने वाला है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट की, जो कि लगातार ये मुद्दा उठ रहा है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, एम्प्लॉयमेंट की जिस रेशियो में रिटायरमेंट हो रहा है उस रेशियो में एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, उस रेशियो में भर्ती नहीं हो रही है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आक्रोश है।
और भर्ती न होने के कारण निजीकरण का एक जो प्राइवेटाइजेशन का एक जो है रूपरेखा आया है यहाँ पर, जिसको लेकर करके कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग की गई है और प्राइवेट लोगों को लगाया गया है, उसका भी विरोध कर रहे हैं ये प्राइवेटाइजेशन का। और साथ में जो इनका मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली का, वो यथास्थिति बनी हुई है। ये वो ट्रेन है, लगभग स्टार्टेड हो गया है, जो अभी सूत्रों से खबर आ रही है स्टार्टेड हो गया है। अब ये लोग कूच करेंगे लखनऊ के अंदर, दिल्ली के अंदर, और वहां पर महासंगम होगा। हमारी नजर बनी रहेगी क्या कुछ वहां होता है, हम उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी लौट करके आते हैं तो फिर हम आपसे अपडेट लेंगे। विनोद राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रमेश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमैन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीसी शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रमेश सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।